नमस्कार, 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भारी यंत्रों के निर्यात में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। हस्तकला निर्मित G20 के लोगों और पहले स्वदेशी विक्रम एस की सफलता की कहानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में लगाई जाएगी 1 माह तक ओडीओपी की प्रदर्शनी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया, समिट में 10 लाख करोड़ के निवेश का है लक्ष्य। और अब मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आगरा में कहा कि प्रदेश में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी प्रचंड जीत। पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में है उत्साह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश में विज्ञान क्षेत्र में हो रही प्रगति की जमकर सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने निजी क्षेत्र में पहले रॉकेट विक्रम एस को ऐतिहासिक घटना बताते हुए देश का गौरवशाली पल बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देश के विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से हो रही तरक्की और आम भारतीयों के इसमें बढ़ चढ़कर योगदान का जिक्र किया। उन्होंने हाल ही में छोड़े गए निजी क्षेत्र के पहले रॉकेट विक्रम एस को एक ऐतिहासिक घटना बताया। मेरे प्यारे देशवासियों, 18 नवंबर को पूरे देश ने स्पेस सेक्टर में एक नया इतिहास बनते देखा। इस दिन भारत ने अपने पहले ऐसे रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा जिसे भारत के प्राइवेट सेक्टर ने डिजाइन और तैयार किया था। इस रॉकेट का नाम है विक्रम एस। श्रीहरिकोटा से स्वदेशी स्पेस स्टार्टअप के इस पहले रॉकेट ने जैसे ही ऐतिहासिक उड़ान भरी, हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं का लाभ पड़ोसी देशों के साथ साझा करने को हमेशा उत्सुक रहता है। इस संदर्भ में उन्होंने शुक्रवार को इसरो के रॉकेट से छोड़े गए भूटान के उपग्रह का उदाहरण दिया। उन्होंने ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में भारत के बढ़ते कदमों का भी उल्लेख किया और हिमाचल के किन्नौर में ड्रोन द्वारा सेबों की आपूर्ति को इस तरक्की का जीता जागता उदाहरण बताया। जब हम टेक्नोलॉजी से जुड़े इनोवेशंस की बात कर रहे हैं तो ड्रोन्स को कैसे भूल सकते हैं। ड्रोन के क्षेत्र में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ दिनों पहले हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में ड्रोन्स के जरिए सेब ट्रांसपोर्ट किए गए। किन्नौर हिमाचल का दूर सुदूर जिला है और वहां इस मौसम में भारी बर्फ रहा करती है। इतनी बर्फबारी में किन्नौर का हफ्तों तक राज्य के बाकी हिस्से से संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहां से सेब का ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही कठिन होता है। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी से हिमाचल के स्वादिष्ट किन्नौरी सेब लोगों तक और जल्दी पहुंचने लगेंगे। इससे हमारे किसान भाई बहनों का खर्च कम होगा, सेब समय पर मंडी पहुंच पाएगा, सेब की बर्बादी कम होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपने युवाओं की प्रतिभा के चलते आज विज्ञान, अनुसंधान और स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब भारत के लोग पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
सोनभद्र जिले के नगरीय और ग्रामीण अंचलों में रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। नियमित रूप से सुनने वाले इन श्रोताओं का मानना है कि अपने हर एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए नए बिंदुओं पर जो जानकारी दी जाती है वो सिर्फ एक जानकारी ही नहीं, प्रेरणादायक भी होता है। आज के एपिसोड में संगीत से लेकर मिसाइल तक की चर्चा को लेकर लोगों का मानना है कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहरों से लेकर आत्मनिर्भर भारत का भी एक संदेश है। मोदी जी के द्वारा जो मन की बात आता है उससे हर वर्ग को, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बच्चे हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे आदिवासी हों, गरीब से लेकर के मध्यम वर्ग, हर वर्ग के लिए नई नई चीज, नई नई प्रेरणा की बातें उन्होंने उदाहरण के साथ भारत के लोग जो कर रहे हैं उसको बताते हैं। उससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात एपिसोड कार्यक्रम प्रत्येक सीरियल को भली बात से देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश को परम भव्य पर पहुंचाने के लिए हर एक एपिसोड में, चाहे देश का एक आम नागरिक हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे रॉकेट से लेकर संस्कृति तक, खिलाड़ियों तक का उत्साहवर्धन करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं। लखनऊ के महानगर में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना गया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री और विधायक आशुतोष टंडन और लखनऊ महानगर के अनेक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद आशुतोष टंडन ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में सामाजिक मुद्दे, उपलब्धियां लोगों के सामने लाते हैं और उस पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त करते हैं। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नागरिकों के साथ रूबरू होते हैं और देश के किसी भी भाग में, समाज के किसी भी क्षेत्र में कोई रचनात्मक उल्लेखनीय कार्य हो रहा है तो वो जन सामान्य के सामने आता है। प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से जब वो हम सुनते हैं तो उस वर्ग का, उस समुदाय का, उस व्यक्ति का जो उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, उस संस्था का, उनका उत्साहवर्धन होता है। और बड़ी बात यह है कि पिछले अनेक वर्षों से निर्बाध रूप से प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ये कार्यक्रम होता है। और एक बात और उल्लेखनीय है कि लाखों लोग प्रधानमंत्री जी से रूबरू होते हैं और बिना किसी व्यय के प्रधानमंत्री जी वहाँ से जुड़ते हैं और लोग अपने घरों में टीवी और रेडियो से उनको सुनते हैं। ये एक अनूठा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रयागराज के बहादुरपुर, मलावा खुर्द, इसीपुर में मन की बात चौपाल सुनने का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। मन की बात के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के द्वारा G20 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी को लेकर चर्चा की गई, जिस पर मन की बात सुनने वाले सभी श्रोताओं ने खुशी जताई और कहा कि हम अपने देश की भाषा और संस्कृति के विकास के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार कार्य करेंगे और G20 शिखर सम्मेलन को बढ़ावा देने के लिए अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी करेंगे। मन की बात कार्यक्रम के दौरान भाषा, संस्कृति और स्पेस सेक्टर में हो रहे विकास कार्य को श्रोताओं के द्वारा सराहा गया। कि हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने हर बार मन की बात में अपने देश के संस्कृति को और अपने देश में विकास की गति को और विकास की नई नई चीज़ों के बारे में हम सबको अवगत कराते हैं और हमारी संस्कृति को कैसे बनाए रखें और हमारी संस्कृति को कैसे विश्व स्तर तक प्रचारित करें, उसके लिए भी वो हम सबको बताते रहते हैं। और देश में क्या हम युवा के लिए नई नई चीज़ें और विकास के लिए और उनके अपनी जीविका के लिए और नए नए आयाम लाने का जो वो कार्य करते हैं। G20 का हम लोग जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री जी मेजबानी करेंगे, ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि भारतवर्ष को ऐसा मौका मिला है और इसका सारा श्रेय प्रधानमंत्री जी पे जाता है कि उनका देश में, विदेशों में जिस तरह से हम लोगों का बोलबाला है और हम लोगों को ये सम्मान मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी का संदेश था कि यहाँ पर जो डेलीगेट्स आएंगे उनको हम लोग किस तरह से उनका स्वागत करें,
जिस क्षेत्र में भी जाएं वहाँ पर हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता उसको ले करके उनको दिखाना, जिससे हमारे भारतीय संस्कृति हमारी आगे बढ़े और उसका प्रचार प्रसार विदेशों में भी हो। उत्तर प्रदेश को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए फरवरी 2023 में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों को लेकर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कल समीक्षा बैठक की, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को लेकर होने वाले 17 देशों के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई। मंत्री नंदी ने कहा कि रोड शो के साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन भव्य ही नहीं भव्यतम हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाए। मंत्री नंदी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेश का फेवरेट डेस्टिनेशन बनकर उभरा है। योगी सरकार की बेहतर नीतियों के कारण आज उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाना आसान हुआ है। सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश मित्र पोर्टल से निवेशकों को फायदा हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के जरिए 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एसीएस अरविंद कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर अवध शिल्पग्राम में लगभग 1 माह तक ओडीओपी प्रदर्शनी लगाई जाएगी। साथ ही एक भव्य इंटरसिटी का निर्माण कराया जाएगा, जिसमें करीब 500 टेंट तैयार किए जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के संदर्भ में विदेश दौरों की शुरुआत 9 दिसंबर से होगी। विदेशों में होने वाले रोड शो के दौरान निवेशकों को ओडीओपी के सामान दिए जाएंगे। विदेश दौरे के तहत यूएसए, जर्मनी, कनाडा, यूएई, थाईलैंड, जापान सहित कई देशों में दौरा किया जाएगा। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश 2017 से 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना है, अब सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और भारत पे भी सबसे अच्छा डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश को मान रही है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश में आवश्यक मात्रा में जो आवश्यक है इंडस्ट्री के लिए कि कानून व्यवस्था ठीक हो। उत्तर प्रदेश में पूरे देश के एक्सप्रेसवे का लगभग 50% हमारे पास एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश में जब हम सरकार में आए थे केवल 2 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 9 एयरपोर्ट संचालित है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर बनने जा रहा है। निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमारा लक्ष्य है, हमारा टारगेट कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बने, उसमें बहुत ही सहायक होगा और हमारा जो 10 लाख करोड़ का टारगेट है उसको हमें। भारत औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस परिप्रेक्ष्य में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप में चल रही G20 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों की बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां भारत अपनी अध्यक्षता में G20 का क्या हो फोकस, इस पर सहमति तैयार करने का प्रयास कर रहा है, ताकि भारत की अध्यक्षता में G20 आपसी समन्वय, समावेशी प्रयासों के वैश्विक कल्याण के लिए काम कर सके। भारत द्वारा 1 दिसंबर को औपचारिक रूप से G20 की अध्यक्षता संभालने से कुछ दिन पहले शनिवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का स्वराज द्वीप G20 देशों के मिशन प्रमुखों और राजनयिकों की बैठक का गवाह बना। बैठक का आयोजन भारत के G20 में मुख्य फोकस को उजागर करने के लिए किया गया। भारत चाहता है कि उसकी अध्यक्षता समावेशी और कार्य उन्मुख हो। We highlighted India's priorities of inclusive and sustainable growth, of climate finance, of accelerated action on SDGs. So all these issues were brought to their knowledge and they've been requested to play a very active, very critical role. We will be very decisive and we want all the countries to partner us in this process. G20 की अध्यक्षता से पूर्व इस बैठक में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने भारत की वृद्धि, विकास की कहानी और किस तरह से भारत अपनी अध्यक्षता को महत्वाकांक्षी, कार्य उन्मुख और निर्णायक बनाने की योजना बना रहा है, इसकी रूपरेखा पेश की। कांत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों से अपने देश के राजदूतों के रूप में नहीं, बल्कि भारत के राजदूतों के रूप में कार्य करने का आग्रह किया, ताकि वे नीतिगत एजेंडे पर आम सहमति बनाने में सक्षम हो सकें। All the 43 ambassadors are here in Andaman. We had made a presentation to them on all the working groups, on what India's priorities are, and we've requested them that they must act not as the ambassador of their country,
but they should also act as our ambassadors to ensure that their ministers, their Sherpas, their participation is full. They should come prepared because our issue notes have been circulated. They should be fully interacting with us so that we are able to arrive at a consensus. G20 में भारत के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने बैठक में कहा कि भारत ने सदस्य देशों के बीच समन्वय का आह्वान किया ताकि उसकी अध्यक्षता को सफल बनाया जा सके। G20 Sherpa gave a very detailed overview of not only our country's, I would say, main achievements in the socio-economic area, but how we intend to use our platforms to take the G20 agenda forward. And of course, on my side, I also presented organizationally what are the preparations for our G20 presidency, how we propose to approach many of the important issues, and how we want the support and cooperation of G20 countries and the embassies which are in India in making sure that our presidency is a successful one. इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में G20 की अध्यक्षता के प्रतीकात्मक हस्तांतरण में गैवल सौंपा था। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में नगर निकाय चुनाव की तैयारियों के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं को तैयारियों से संबंधित टिप्स देते हुए कहा कि कैसे हमें जन जन तक जाकर वोटिंग करानी है, उसकी तैयारियां सभी कार्यकर्ता अभी से कर लें। काशी तमिल संगमम के आयोजन पर उन्होंने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये बहुत अच्छा स्वरूप है। दोनों संस्कृतियों के मिलन से काशी और दक्षिण भारत दोनों में बहुत खुशी है। इस कार्यक्रम में पंजीयन राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्रा और उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य के अलावा कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव और शहर दक्षिणी के विधायक नीलकंठ तिवारी भी मौजूद थे, जबकि हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस बैठक में भाग लिया। काशी तमिल संगमम तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सच्चा स्वरूप है और जिसके कारण से तमिलनाडु में भी और उत्तर प्रदेश काशी में भी एक खुशी की लहर है। और नगर निकाय के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं उसके क्रम में आज वाराणसी नगर निगम के कार्यकर्ताओं की जो व्यवस्थाओं में चुनाव की तैयारियों में लगे, उनके साथ एक बड़ी बैठक थी जिसमें हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता और सभी व्यवस्था में लगे हुए कार्यकर्ता एक साथ बैठे हैं और हम लोग काशी सहित 17 नगर निगम जीतेंगे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा आगरा पहुंचकर शहीद नगर स्थित जन नायक श्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। बाद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में बहुत उत्साह है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था की जनता सराहना कर रही है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार के साथ आगरा नगर निगम की ट्रिपल इंजन की सरकार है। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता टोली बनाकर जन जन के बीच जा रहे हैं और नगर निगम चुनाव में भी भाजपा प्रचंड जीत हासिल करेगी। ब्रजेश पाठक ने एक सवाल के जवाब में कहा कि डेंगू और लार्वा के खात्मे के लिए लगातार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा में और 2 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में बहुत उत्साह है और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के लाइन आर्डर को जनता सराहना कर रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। स्थानीय निकाय चुनाव में हम अपने कार्यकर्ताओं की टोली बनाकर जन जन में जा रहे हैं और जो केंद्र की सरकार है, प्रदेश की सरकार है
और आगरा नगर निगम में विशेषकर हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार है और नगर निगम के चुनाव में हम दोबारा प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और आगरा के हर घर गली मोहल्ले को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। हम लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। अस्पताल में बेड्स की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, दवाइयों की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। साथ में डेंगू के लार्वा को मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए नगर विकास विभाग और उनके साथ 10 विभागों मिलकर के एक समन्वय समिति बना करके हम इसकी फॉगिंग और लार्वा को मारने के लिए लगातार कीटनाशकों का छिड़काव। रामपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में ग्राम ककरौआ में आयोजित खिचड़ी पंचायत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वोटों की जागीरदारी नहीं, विकास की हिस्सेदारी असल मुद्दा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुशासन की डोर को समावेशी विकास के छोर तक पहुंचा रहे हैं, समाज की सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समावेशी सुशासन का संकल्प गरीबों की जिंदगी में खुशहाली और उनकी तरक्की की गारंटी है। मोदी योगी ने समाज के सभी तबकों को सम्मान के साथ समृद्धि और सशक्तिकरण का बराबर का साझेदार बनाया है। समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए काम करना है। अब कुछ लोगों की आदत है योगी जी को कोसना, मोदी जी को कोसना, किसी और को कोसना। मैं तो उनको बिना मांगी सलाह यही दूंगा कि शेर की तस्वीर पर तीर जला करके तीस मारखा नहीं बल्कि तीर मारखा बनने की जरूरत नहीं है, और ऐसे तीर मारखाओं का क्या हश्र होता है वो उसे कहने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए हम सभी लोगों को ये जो हमारी खिचड़ी पंचायत है इसके माध्यम से हम सब लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के नाम पर, विश्वास के नाम पे, लोगों की सुरक्षा और समृद्धि के संकल्प के नाम पर भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार ने कहा कि इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी विकास के कार्यों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं वहां पेड़ के बदले पेड़ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बहुत आवश्यक होने पर ही सड़क किनारे के पेड़ काटे जा रहे हैं। वन मंत्री बरेली में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द्वारा आयोजित सहकारी बैंकों की वार्षिक बैठक में भाग लेने पहुंचे। कार्यक्रम में अर्बन बैंक की वर्ष भर की उपलब्धियों के बारे में बताया गया और ये भी जानकारी दी गई कि बैंक में राष्ट्रीयकृत बैंकों की भांति इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट भी शुरू कर दिया गया है। ये सुविधाएं शुरू करने वाला अर्बन कोऑपरेटिव जिले का पहला सहकारी बैंक बन गया है। कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी शामिल हुए। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभी अंशधारकों की संचालक मंडल की बैठक थी, जो इसमें सालाना सब अकाउंट पेश किए गए, आगे का बजट पेश किया गया और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने अपने इन 25 सालों में जितनी तरक्की की है उतनी बहुत कम बैंक कर पाते हैं। आज कोऑपरेटिव क्षेत्र में यूपी का नंबर 1 बैंक है और तो और समस्त कोऑपरेटिव बैंक्स का जो सम्मेलन लखनऊ में बुलाया गया उसमें यहाँ के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सीईओ को ख़ास तौर से बुलाया कि आप आइए और बैंकों को बताइए कि किस तरह से आपने तरक्की की ताकि दूसरे बैंक भी सीखें। ये बरेली के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। वास्तव में बैंक एक नए दौर में चल रहा है। जैसा भी बताया कि मुझे लगता है 1 महीने में हम मल्टी स्टेट में चले जाएंगे और बैंक से संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे इंटरनेट बैंकिंग हो, जो भी हो, सब हमारे यहाँ सुविधा मिलेगी। मैं मानता हूँ ये वास्तव में हमारे बैंक के लिए एक अच्छा है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आज अंतिम दिन है। मेले में इस बार हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे। मेले में इस बार नई नई कंपनियां देखने को मिली, चाहे स्टार्टअप हो या बड़ी कंपनियां, हर कोई यहां आकर उत्साहित नजर आया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला रविवार को संपन्न हो रहा है। मेले में इस बार नई नई कंपनियां देखने को मिली। हर कंपनी अपने अपने उत्पादों की विशेषता बताती नजर आई।
हम लोग मार्केट में अभी काफ़ी नए आए हैं, हमारे को लॉन्च हुए सिर्फ 1 साल हुआ है और हमारे ब्रांड की यही स्पेशलिटी है कि हम लोग एक बहुत ही सेफ प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को देते हैं। हम लोग सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद ही किसी एक फॉर्मुलेशन में डालते हैं। मेले में इस बार कश्मीर के उत्पादों को लेकर लोगों में काफी आकर्षण रहा। कश्मीर से आए सईद परवेज अहमद भी खादी के पंडाल में ड्राई फ्रूट और शहद लेकर आए हैं। लोगों को अभी बहुत कम नॉलेज है कि दैट इज ऑर्गेनिक, वहाँ से ऑर्गेनिक फूड्स आते हैं, तो उसका जहाँ पे हमें अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है मोस्ट प्रोबेबली MSME के द्वारा कि हम अपने जो कश्मीरी प्रोडक्ट्स है उनका यहाँ पे लोगों को अवेयर कर सकते हैं और उनको सेल भी कर लेते हैं। मेले में हर तरह का उद्यमी देखने को मिला, चाहे स्टार्टअप हो या फिर बड़ी कंपनियां। हम लोग क्राफ्ट और कुछ परफ्यूमरी प्रोडक्ट्स हम लेकर आए हैं जिसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस हमें यहाँ मिल रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ स्पेशल परफ्यूम्स सस्ते बजट में हम लोग इस बार लेकर आए हैं। मेले में हर कोई यहाँ आकर उत्साहित दिखाई दिया। हमें यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लगा, हर स्टेट का कल्चर, हर जगह का काफी सुंदर डेकोरेटिव चीजें, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी, लाइक कि किस स्टेट का क्या कल्चर है, वहाँ पे क्या स्पेशलिटी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर आने का। बच्चों ने नया कल्चर, हर जगह का, हर स्टेट का कल्चर देखा। मेले में इस बार हर दिन काफी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं। बदायूं में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संविधान दिवस पर बदायूं जिले में 2 दिवसीय 26 और 27 नवंबर को चित्र प्रदर्शनी एवं जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 26 नवंबर को जिले में संविधान दिवस धूमधाम से मनाया गया। भाजपा सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य ने 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की। मुख्य मंच पर संविधान की उद्देशिका के पाठ के बाद विभिन्न प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बदायूं की सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे आसपास के कई देश बिखर रहे हैं, लेकिन भारत के संविधान की वजह से ही विविधताओं से भरा ये देश आज भी एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और हर दिन सफलता के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। संविधान दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा चित्र प्रदर्शनी एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जो जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, निश्चित तौर पर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है हर व्यक्ति तक उसके हक और अधिकार की बातें पहुंचे और वो अपने हक और अधिकार को ले सके, इसमें ये बहुत हद तक आसानी होगी। लोगों को जो जागरूकता के माध्यम से आप सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है, इससे बहुत लोगों को ये लाभ मिलने वाला है। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम पर दूरदर्शन समाचार की विशेष प्रस्तुति आप देख सकते हैं 27 नवंबर रविवार को दिन में 2:30 बजे, जबकि इसका पुनः प्रसारण शाम 7:30 बजे भी किया जाएगा। काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। वाद्य यंत्रों के निर्यात में अप्रत्याशित बढ़ोतरी, हस्तकला निर्मित G20 के लोगो और पहले स्वदेशी विक्रम एस की सफलता की कहानी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में लगाई जाएगी 1 माह तक ODOP की प्रदर्शनी। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया समिट में 10 लाख करोड़ के निवेश का है लक्ष्य। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आगरा में कहा कि प्रदेश में 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी प्रचंड जीत। पीएम मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर जनता में है उत्साह। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।